नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका पहला पीवाईक्यू हो चुका था। आज ये जो है दूसरा सेट है, जो कि आपके बिहार पुलिस परीक्षा 27/8/2024 में पूछा गया था। इसे देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस प्रैक्टिस सेट में ऐसा दिया गया कि क्वेश्चन के साथ साथ जो है उसके कम से कम 50 से 60 जो है फैक्ट दिए गए हैं। पहले पेपर में आप लोग इसे देख चुके हैं, दूसरा सेट आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है आपका एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार 7 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। इसका सॉल्व दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल दे दिया गया 28, आधार दे दिया गया है 7, ऊंचाई पूछा गया है, तो जो है सॉल्व कर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा भी मैथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसमें है एक बिंदु जो है 3,4 समीकरण में 3y बराबर ax+7 आलेख पर स्थित है, तो a का मान बताना है। तब आप हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। समीकरण को यहाँ पर दिया गया है, देखिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें y का मान 4 तथा x का मान 3 रखने पर 3 गुणे 4 बराबर a गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। मान रख देंगे तो a बराबर 3/5/3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी आपका मैथ से जुड़ा हुआ है। दिया गया है 125 रुपए की निश्चित राशि 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 216 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो 20% हो जाएगा ब्याज की दर। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज दर का फार्मूला लगा देंगे, बराबर मूलधन 1+r/100 टू द पावर n हो जाएगा। सब में मान रख देंगे इस तरह से, तो आपका यहाँ पर काटने पर हो जाएगा 20% आ जाएगा। आर बराबर 20% आ जाएगा। देखिए मैथ जो है इसका फार्मूला देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका जो है जीएस का सेक्शन ही है और हिंदी का सेक्शन है, तो वहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन अगले में दिया गया है दो कथनों के अभिभावक जो है एक कारण और आर जो है अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कोर्स के आधार पर अपने उत्तर दीजिए। कथन दिया गया है मास का पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कारण क्या है? मास चट्टानों और मृदाओं के अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। अब इसमें जो है कूट दिया गया है दोनों ए और आर सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब इस पे जो है कुछ देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल चीजें। जैसे कड़ी और नंगी चट्टानों पर उगने वाली पहली वनस्पति पर्पैटिए लाइकेन है। पर्पैटिए लाइकेन अपने द्वारा निर्मित अम्लों की सहायता से चट्टानों लाव को अपने अवशिष्ट के साथ मिलाकर एक प्रकार की मिट्टी बनाते हैं। आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है एक चटकीला नीला रंग आर्किल राक्सिल और लोकारोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट फैक्ट है भोजन के रूप में कुछ शैवाल प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में दिया गया जैसे अल्बा हो गया, लिमिनोरिया है, पुराफाइरा है, सरगासन है, नास्टाका है। ये सब जो है भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शैवाल हैं। और कुछ जो है दवाइयों में औषधि बनाने में जो है शैवाल लगती है, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। मृदा को अवनीकरण संसाधन भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। वनस्पतियों के बारे में देख लेते हैं। वनस्पतियों जैसे वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा कई मांस आदि के पत्तों तथा जड़ों को सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के साथ साथ ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर नारियल के ऊपरी भाग यानी छिलका किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नारियल का ऊपरी भाग दृढ़ ऊतक का बना होता है। अब दृढ़ ऊतक के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है और एवं इनकी भित्ति लिग्निस के जमाव के कारण मोटी हो जाती हैं।
अगला फैक्ट है, दृढ़ ऊतक पौधों के तनाव, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। अगला फैक्ट है, जिन पौधों से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, पौधे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें दृढ़ लचीला बनाता है। कौन? जो है, जिसकी कोशिकाभित्ति जो होती है। दृढ़ ऊतक एक सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? मृदु, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। छठे प्रश्न पे आते हैं। दिया गया है, पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है? ये आपका प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को जो है जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। आपका बी ऑप्शन होगा। सातवां प्रश्न है, बेल जार प्रयोग में KOH किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? यह जो है साइंस से जुड़ा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, KOH में जार उपस्थित CO2 के अवशोषित कर लेता है। यहाँ से आपका ऑप्शन सही होगा। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक होता है। इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट। आगे देखते हैं। बंद जार में KOH द्वारा मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं रहती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च ग्लूकोज का उत्पादन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों का अवशोषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट है, कैल्शियम डाइऑक्साइड मकान बनाने, ध्यान रखिएगा, मकान बनाने में गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में आदि में प्रयोग लिया जाता है। यानी इन सारी चीज़ों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल औषधि निर्माण में, रबड़ वल्कनाइजेशन में, उत्प्रेरक के रूप में, बॉयलरों के प्रयोग में आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं अगला फैक्ट, कास्टिक सोडा यानी NaOH का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों के साफ करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीबॉडीज के रूप में, चीनी उद्योग में, मोलासिस के चीनी तैयार आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से इफेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्माण के लिए आवश्यक है? जवाब हो जाएगा आपका हॉलमार्क लगता है। सोने के आभूषण की शुद्धता जो है हॉलमार्क द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुई थी? जवाब हो जाएगा 1881 में प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। अब इसकी स्पेन देख लेते हैं। भारत में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड मेयो था, ठीक है ना। जो पहली जनगणना हुई थी मेयो के समय में हुई थी। हालांकि पहली पूर्ण नियमित जनगणना जो है 1881 में हुई थी और यह यहीं से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। तो पहली जनगणना के समय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, लेकिन नियमित जनगणना में जो है लॉर्ड रिपन थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं। चूंकि विकल्प में 1872 नहीं, अतः स्पष्टीकरण में 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन, ध्यान रखिए डब्ल्यू प्लोडन थे। वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इस समय जनगणना आयुक्त RA गोपाला स्वामी थे, जो कि 1949 से 1953 तक थे। अगला फैक्ट दिया गया है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है।
अगला फैक्ट है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्च अधिकारी भारत का महापंजीकरण एवं न्याय जनगणना आयुक्त होता है। यह जो है जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिया गया, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में कराई गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत जो है 1801 ईस्वी में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 लक्ष्य रखे गए हैं सतत विकास के संबंधित। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। सभी 17 लक्ष्य जो है 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सभा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, देख लेते हैं। पहला महासभा है, सुरक्षा परिषद, उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके बाद सचिवालय है। ये जो है 6 अंग हैं। और इसमें जो है कुल देशों की बात करें तो जो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है। जवाब हो जाएगा नूपुर। नूपुर शब्द जो है यह शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर हिंदी में कुछ जो है शुद्ध शब्द दिए हैं, जैसे अशुद्ध और शुद्ध है। जैसे अतिथि, अतिथि ऐसे नहीं, इस तरह से लिखते हैं अतिथि। नूपुर का इस तरह से हो जाएगा। अर्चना का अर्चना हो जाता है। चरण नहीं चरण होता है। त्योहार नहीं त्योहार होता है। चेष्टा नहीं चेष्टा होता है, ठीक है ना, पिटफरवा से होता है, छोटा सा नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणिक का इस तरह से लिखेंगे। हाथिनी नहीं हथिनी होता है। महीना नहीं महीना होता है, हाँ पर बड़ी मात्रा। दवाइयां में चंद्राकाठ नहीं सीधे बिंदी बस होती है। और अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है। तो यहाँ पर कुछ तत्सम तद्भव दिए गए, तो इसे आप देख लेंगे। 12वां प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगाना दो इसका सही अर्थ क्या है? ठीक है ना, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, संयोग से अयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना। ऑप्शन यहाँ से आपका सी से होगा 12वें का। 13वां प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्ट शब्द के लिए सही विकलोम शब्द क्या है? अतिवृष्ट का जवाब हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है। एक्सप्लेन में ज्यादा कुछ है नहीं। अतिवृष्टि का जो है अर्थ जो है अधिक वर्षा होता है, और जो है अनावृष्टि मतलब वर्षा ही न होना। 14वां प्रश्न है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। सी ऑप्शन सही होगा, हाजीपुर में। अब यहाँ पर कुछ रेलवे के मुख्यालय दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बनते आए हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय मालेगांव में है, उत्तर मध्य रेलवे की बात करते हैं तो इलाहाबाद में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात हुबली में है, पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, मध्य रेलवे का मुख्य दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। आगे देखते हैं। मध्य पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है, कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता में है, और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। यह जो है फैक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है?
जवाब हो जाएगा स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। इसकी लंबाई जो है, यहाँ से दिख नहीं रहा अच्छे से, अभी बता देते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को हुआ था। पनामा नहर का प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, परंतु सन 2000 इस पर पनामा का अधिकार हो गया। अब यहाँ पर जो है विश्व की कुछ नहरें दी गई हैं और कहाँ कहाँ से जोड़ती हैं इसके बारे में दिया गया। जैसे सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है और सुपीरियल झील को जो है हीरो झील से जोड़ता है। कील नहर आपके जर्मनी में है और उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर को देख लेते हैं जो कि पनामा में है और जो है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। केपी नहर आपके भारत में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़। और जो है ईरी नहर के बारे में बार बार पूछा जाता है, अमेरिका में है। ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। और गोटा नहर आपके स्वीडन में है और स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को बीच जोड़ती है। 16वां प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर स्थित पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्ष 1988 में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, यानी कुल 111 जलमार्ग जो हैं वो राष्ट्रीय जलमार्ग बन चुके हैं। यहाँ पर जो है मैप दिया गया उसे देख लेते हैं। यहाँ पर कुल जलमार्ग दिए गए हैं 3 जलमार्ग, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया। और यह जो है जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के बीच पश्चिमी समुद्री नहर को बीच स्थित है। और तीसरा है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 4, यह है आपके काकी नदी पुदुचेरी नहर जो है 1078 किलोमीटर को 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया। और यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी से लगा हुआ है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, कौन से प्रदेश में 80% भाग पर कृषि होती है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, पंजाब के जो है 80% भाग पर जो है कृषि होती है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाए। यहाँ मैथ के क्वेश्चन को स्किप करके आगे आए हैं 21वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निशा गांधी नृत्य उत्सव कौन से साल में 2 बार मनाया जाता है? कौन से जो है राज्य में 2 बार साल भर में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। केरल में जो है निशा गांधी नृत्य उत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है। यहाँ से सी आपका सही जवाब बनता है। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। पहली बार यह जो है 1 अक्टूबर और नवंबर महीने में मनाया जाता है और दूसरी बार मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इसका अगला फैक्ट है, निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल के त्रिवेंद्रम कनकुन्नम पैलेस के मैदान में स्थित निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। केरल के कुछ अन्य प्रमुख उत्सव दिए गए उसे देख लेते हैं, जैसे ओणम हो गया, विशु हो गया, नौका दौड़ है, त्रिशूर पूरम है, अरडू गढ़मेला है, थेरम महोत्सव, ये सब जो है केरल में मनाए जाते हैं। बार बार ये चीजें आपके सामने आती रहती हैं। 22वां प्रश्न दिया गया है, देखिए थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा लेकिन हम आपको अच्छे से बोल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दिया है, बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ से 20 हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ फैक्ट ऐसे देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है 1990 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां एवं बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, यानी बिहार में एक ही बाघ अभ्यारण्य है, वो भी कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर कुछ पार्क दिए गए हैं, उसके बाद बारे में देख लेते हैं। जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया बिहार में स्थित है। सरिस्का के बारे में देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 जो है ऐसा करता है, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एसीईएस पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है? ये बने हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन यहाँ से डी से जो मोहम्मद शमी बने हैं। इसका जो है स्पेलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया है और यह मिसाइल का मारक प्रकृति क्या है? तो रुद्रम सेकंड जो है यह हवा से सतह पे मार करेगा, ऑप्शन डी है हवा से सतह पर। रुद्रम सेकंड मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स से लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने उड़ीसा चांदीपुर तट पर किया और इसकी मारक क्षमता आपके जो है 3 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर तक है। आगे देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया। इसे जो है हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं, चेन्नई स्थित अग्निकुंडल कॉस्मॉस ने दुनिया का पहला प्रीपेड रॉक अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 26वां प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में निक्रस पंप नहर योजना का निर्माण जो है घोषणा की गई? जवाब हो जाएगा यह जो है बिहार के बक्सर से शुरू किया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, बक्सर जिले में निकृष्ट पंप नहर कृषि योजना का निर्माण की घोषणा की गई है। बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र से 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। अगला फैक्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? जवाब है ऑप्शन ए, कंकाल मांसपेशी जो है यह बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। ऑप्शन ए सही होगा, कंकाल मांसपेशी। कंकाल मांसपेशी के बारे में और भी देख लेते हैं। कंकाल मांसपेशी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। कंकाल की मांसपेशी धारीदारी बहुकेंद्रीय तंतुओं के समानांतर बंडलों से बनी। अगला फैक्ट है, वे मांसपेशियां जो बिना सचेत नियंत्रण में सिकुड़ती हैं और अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। उदाहरण में हृदय की मांसपेशियां यह जो है अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। अगला देखते हैं, सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हृदय की मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल केंद्रीय होती हैं। पेशियां रेखित, अरेखित एवं हृदय की 3 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है, अरेखित या अनैच्छिक पेशी इसका संकुचन इच्छाधीन नहीं होता, जैसे आइरिस, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियां ये जो है अनैच्छिक पेशियां होती हैं। रेखित या ऐच्छिक पेशी ये जंतु कंकाल से समृद्ध रहती हैं और इन्हें ऐच्छिक गति होती है। जैसे आप चाहें तभी जो है गति कर सकते हैं, जैसे आपका बाँह है, पैर है, गर्दन है आदि अंगों में पाई जाती हैं ऐच्छिक पेशियां। आप चाहेंगे तभी बाँह घुमाएंगे, गर्दन जब चाहेंगे तभी घुमा लेंगे। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जो गति का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, एगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है। एगेरिकस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है काइटिन की बनी होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काइटिन। इसके फैक्ट देखते हैं, काइटिन एक जटिल शर्करा है तथा सेलुलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड है।
कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाने वाली एक कठोर बाहरी परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता, आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सारे फैक्टरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मैथ के क्वेश्चन को स्किप किए हैं। प्रगति 2024 का पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है आयुर्वेद है, इस पे केंद्रित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, किस राज्य में काजी नेमू को राजफल घोषित किया गया है? काजी नेमू को, जवाब हो जाएगा असम। असम के जो है काजी नेमू को राज्यफल घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। काजी नेमू को असम का राज्यफल 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषित किया। ठीक है ना, अभी हाल ही में घोषित किया है, करंट में पूछा जाता है। 12 फरवरी 2024 को काजी नेमू को वर्ष 2019 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। असम से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे राजधानी दिसपुर है, भाषाएं यहाँ पर असमिया, बोडो, बंगाली बोली जाती है। पक्षी सफेद पंखों वाला बत्तख है यहाँ का जो है राजकीय पक्षी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए प्रयोग होती है जो बीज उत्पन्न करने में सक्षम हो चुके हैं? ये जो है कायिक वर्धन माध्यम से उगाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, कायिक वर्धन। 35वां प्रश्न है, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे जो है विभेदीकरण कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, इसे क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। इसके जो है एक्सप्लेन में कुछ ज्यादा नहीं है, तो आगे बढ़ते। देखिए एक्सप्लेन उसी का देखना इंपॉर्टेंट है जहां पर ज्यादा अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 37वां प्रश्न है। तो जो है अप्रैल 1949 में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसकी एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग भारत सरकार के अधिनियम 1935 की धारा 261 के उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं। राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया था। बिहार लोक सेवा आयोग शुरुआत में बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज रांची में अपने मुख्यालय के साथ शुरू किया था। बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवकों की भर्ती के लिए की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शक्तियों के विभाजन संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो अंतिम निर्णय जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों लेता है। डी ऑप्शन सही है, दोनों न्यायालय लेते। अब इसके फैक्ट में जो है सर्वोच्च न्यायालय की कुछ क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय जो है अवमानना करने वाले को दंडित करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी चुनाव संबंधित विवाद होता है न्याय जो है राष्ट्रपति उच्च राष्ट्रपति में, तो उच्च न्यायालय में जाते हैं। अगला फैक्ट है, किसी भी मामले में स्वयं संज्ञान लेने या अटॉर्नी या सिलेक्टरी जनरल की सिफारिश पर लेता है, यानी कोई किसी भी मामले में स्वतः जो है संज्ञान ले सकता है बिना किसी जो है को कोर्ट गए। देश के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार कर सकता है। अब जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के 3 तरह के मामले सुनवाई करता है। कौन कौन देख लेते हैं? 3 तरह के मामले हैं। पहला है भारत सरकार या एक से अधिक संघ राज्यों के बीच विवाद हो, यानी 2 राज्यों के बीच विवाद हो तो वहां जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। एक और भारत सरकार की और किसी अन्य राज्यों के, दूसरी और एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद है, यानी कई राज्यों के बीच अगर विवाद हो रहा तब जा सकते हैं। और तीसरा है परस्पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद हो तब भी जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? शेरनी। तो यहाँ पर नी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा नी। 40वां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जवाब हो जाएगा उनको लड़कों से अधिक महत्व देना चाहिए, यह कथन नहीं कहा गया है, जैसा कि गद्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है डी जो कारण दिया है गलत है। कन्याओं लड़कों की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए, आपका गलत है। उसी तरह का ये भी प्रश्न जैसा पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की थी? जवाब हो जाएगा यह जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है? जवाब हो जाएगा बांस, ऑप्शन सी सही होगा, बांस जो है घास की प्रजाति में आता है। अगला प्रश्न है, किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे अधिक लौह पाया जाता है किसमें? सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट में लौहांश की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं, उसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है ये भी देख लेते हैं। जैसे आपका मैग्नेटाइट में जो है 72% लोहा होता है, काले रंग का होता है। हेमेटाइट में 60 से 70% होता है, लाल रंग का होता है। लिमोनाइट में आपका 40 से 60% पीला होता है और सीडेराइट में लगभग 40% लोहा होता है और जो है यह भूरे रंग का होता है। इस तरह से क्लियर हो जाएगा कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है देखेंगे। 27 जून 2016 को सर्बानंद सोनोवाल जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, माजुली को असम का 33वां जिला घोषित कर दिया। माजुली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है, इसका क्षेत्रफल लगभग 443 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेम्मायुंगडुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कई बार पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। हाँ, तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इतने सारे नाम हैं इसके। देखते हैं आगे, ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से ढुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। ये सारे फैक्ट हैं। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय को हिमालय प्रदेश के किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है उसे जो है धौलाधर के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही का धौलाधर। अब यहाँ पर कुछ श्रेणियां दी गई हैं, जैसे पीर पांचाल श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है और माँ भारत श्रेणी आपकी नेपाल में है। ये आपके फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जुपिटर है, जो कि बृहस्पति ग्रह कहलाता है। ठीक है ना, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह सबसे भारी ग्रह भी है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। आगे देखते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरा करता है तथा अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी घूर्णन करता है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की उपमा भी प्रदान की गई है। गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो तथा यूरोपा बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह हैं। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि जो है बृहस्पति का है। बृहस्पति का पलायन वेग 59.6 किलोमीटर पर सेकंड है। सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। पृथ्वी का पलायन वेग आप लोग जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने कौन सा बैंक या संस्थाओं का सर्वोच्च हिस्सा होता है?
तो सबसे अधिक ऋण जो है वाणिज्यिक बैंक देता है, सी ऑप्शन सही होगा, वाणिज्यिक बैंक। अगला प्रश्न है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आधार दर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, कहा जाता है आधार दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग तो यह जो है बी आर अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही का, बी आर अम्बेडकर। इसमें देखते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों की उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी उनमें उनकी संख्या जो है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में बी आर अम्बेडकर ने ही किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी आर अम्बेडकर ने किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एल एम जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? सत्यमेव जयते जवाब हो जाएगा, यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। बी आपका सही जवाब में आता है। देखिए इतना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गया, एक बार भी हम आपसे बोले नहीं है, पहली बार बोल रहे हैं। प्लीज आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग लाइक करते रहिए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अथर्ववेद के उपनिषद देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया कौन कौन है। मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद का है, प्रश्नोपनिषद जो है तथा मांडूक्योपनिषद ये जो है अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद है। वेदों की संख्या 4 है, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों के संकलन को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों के रचयिता या संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्वा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। 52वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो जो है जय हिंद का नारा इनके द्वारा दिया गया है, जय हिंद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, परंतु भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जो है हसरत मोहानी ने दिया था, और इसे फेमस होने का श्रेय किसे जाता है? भगत सिंह द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? जवाब हो जाएगा, यह जो है 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन सही होगा, 776। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक धर्म कहा था? जो है अबुल फजल ने कहा था। ए ऑप्शन सही का, अबुल फजल ने कहा था। इसके बारे में देख लेते हैं। अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था। दीन इलाही ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1771, माफ कीजिएगा 1971 में की गई थी। ए ऑप्शन सी का 1971 में की गई थी। देखते हैं यहाँ पर 25 मार्च 1971 को रात की पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा काटकर वर्तमान में बांग्लादेश बनाया गया था। इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के बाद यह युद्ध शुरू हुआ था। तो ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन सर्च लाइट। बांग्लादेश की मुक्ति आज़ादी के लिए उसके समर्थन में भारत द्वारा ऑपरेशन जैकपॉट चलाया गया था। ऑपरेशन जैकपॉट चलाया गया था उनके समर्थन में। आगे देखते हैं, 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान जो है काटकर जो है बांग्लादेश बना दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा, संथाल परगना क्षेत्र से।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? गंगा सागर मेला, जवाब हो जाएगा यह जो है मकर संक्रांति पे लगता है। डी ऑप्शन से होगा मकर संक्रांति। इसके बारे में देखेंगे, गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्योहार है और कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गंगा सागर मेला एक पवित्र समागम है जो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है? यूपीआई की, जवाब हो जाएगा विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल। ऐसा नहीं, एक ही मोबाइल ऐप है, उससे सभी चीजें हो जाती हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक एकाधिकार बैंकों का खाते को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी सहभागी बैंक का में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधा को एक साथ जोड़ता है। वर्ष 2016 में एनपीसीआई 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। 2016 में यूपीआई लेन देन तुरंत है, 24/7 साल के 365 दिन है, यानी हमेशा यूपीआई चालू रहता है। अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब आपका बी हो जाएगा, 6 सदस्यों की संख्या है। बी ऑप्शन सही है। 60 नंबर का प्रश्न है, ओपन ऑफिस कैल्क में कौन सा एक सेल या एक सेल रेंज किसी भी वर्कशीट को दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो सेल होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा सेल। अगले प्रश्न में पूछा गया है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर का उपकरण जिसके लिए उपयोग किया था वह कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन से रक्तचाप। यहाँ पर स्क्रीन में जो है कुछ और जो है मात्रक दिए गए हैं, मापक यंत्र देख लेते हैं। जैसे हृदय की गति जो है कार्डियोग्राफ द्वारा मापा जाता है। श्रवण गति जो है ऑडियोफोन द्वारा होता है। पौधों की वृद्धि की अभिलेखा टेस्कोग्राफ द्वारा होता है। थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, अब देखते हैं, समुद्र की गहराई जो है फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। गैसों का घनत्व जो है मैनोमीटर द्वारा। प्रकाश दीप्ति का मापन जो है फोटोमीटर के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, अत्यंत उच्च ताप का मापन जो है पाइरोमीटर द्वारा होता है। गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधक हेतु जो है डायलिसिस होता है, यानी गुर्दा खराब हो गया तो खून की शुद्धता बनाए रखने के लिए डायलिसिस किया जाता है। द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता का जो है हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। और वर्षा की मात्रा जो है रेन गेज द्वारा मापा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दिया गया, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो यह जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन बी सही का पश्चिम मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के बारे में, अनुमस्तिष्क के कार्य देख लेते हैं। यह शरीर की गति में संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। मेडुला को देख लेते हैं। यह हृदय गति, श्वसन एवं रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह मेरुदंड के बगल में स्थित होता है। पोन्स के कार्य देख लेते हैं। यह सोने, जागने एवं सपने देखने जैसी गतिविधियों को प्रभावित करता है, पोन्स। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? जवाब हो जाएगा, यह था आपका जगदीशपुर। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, कहाँ था? जगदीशपुर था। अब यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में दिया गया, देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह द्वारा किया गया। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था। अगला प्रश्न है, जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो है स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ उपकरण और उनके आविष्कारक दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कारपेट स्पीवर का जो आविष्कार मेलविल बिसेल ने किया था। डीसी मोटर का आविष्कार जो है जेनोब ग्रामे ने किया था। एसी मोटर का आविष्कार निकोल टेस्ला ने किया था।
प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। रबर टायर का आविष्कार थॉमस हॉनकॉक ने किया था। प्रेशर कुकर का आविष्कार जो है डेनिस पैम्पिल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने की थी। टाइपराइटर की खोज जो है क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। स्टील की खोज जो है बेसमेयर ने किया था। थर्मोस्कोप को खोज जो है गैलीलियो ने किया था। और थर्मामीटर की जो है डेलियन गैब्रियन फ़ारेनहाइट ने बनवाया था। 65 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया। असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था? जवाब हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया। अब इसके फैक्ट देखते हैं। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिनसे आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1917 को चंपारण सत्याग्रह बागवान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जवाब हो जाएगा यह जो है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण पर। इसके फैक्ट देखते हैं। विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। दुग्धमापी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेंटूरी मीटर, ध्यान रखिएगा, वेंटूरी मीटर नली में द्रव के प्रभाव की दर को ज्ञात की जाती है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। अगला फैक्ट है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम पाइजो विद्युत प्रभाव के आधार पर होता है। परमाणु बम नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है भूसंपर्क तार का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन है भूसंपर्क तार। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी होता है? जवाब हो जाएगा आपका यल कोष सबसे बाहरी होता है। बी ऑप्शन सही है, यल कोष जो है सबसे बाहरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर का। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 248 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? 248 जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन प्रस्तुत करता है। सिलिकॉन 248 ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा। एडीएस वाला जो है फार्मूला लगता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के पता चलता है। संयोजक क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, इसे देख लेते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता उनके परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। अधातुएं आवर्त सारणी की दाईं तरफ स्थित होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? जवाब हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। डी ऑप्शन सही होगा, विद्युत धारा की दिशा को यह जो है दर्शाती है। अब देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं अंगूठे की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यह जो है इसका नियम होता है। अब जो है फ्लेमिंग के जो है दाहिने हाथ का नियम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा। यह जो है फ्लेमिंग का दोनों हाथ का नियम देख लिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जवाब हो जाएगा
ताप बढ़ाने पर जो है ध्वनि तरंगों की चाल बढ़ जाती है। बी ऑप्शन सही होगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। वायु में प्रति 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन में जो है मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, दूसरे से मिला देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो जो है टमाटर में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। इस तरह से मिला देंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा यहाँ से। अब इसके एक्सप्लेन में जो है कुछ तत्व दिए गए हैं जो किस में पाए जाते हैं। जैसे सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में जो है टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दूध और दही या खट्टे पदार्थों में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और नेटल बिछुआ पौधे का डंक जो होता है वह जो है मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। 7वां प्रश्न 77 नंबर का प्रश्न दिया गया है। अम्लीय वर्षा पीएच का मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5.6 से कम होता है। सी ऑप्शन से का 5.6 से कम होता है। हमारे शरीर का पीएच मान जो है 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच रहता है। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों पर क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों में जो है सड़न या जो है उसमें छिटाव आ जाता है। अब यहाँ कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनका पीएच मान दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। जैसे जठर रस का पीएच मान 1.2 है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का पीएच मान 14 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध जवाब हो जाएगा यह जो है चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। ऑप्शन यहाँ से 20 हो जाएगा, चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। देख लेते हैं। पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1842 तक लड़ा गया। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 के बीच लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। यहाँ से क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में जो है फिलिंग द ब्लैंक करना है। दिया गया ही चेंजिंग आई डोंट क्वाइट द ट्रस्ट हिम, तो इसमें जो है भरेंगे सो मच दैट भरेंगे। ऑप्शन सी से होगा सो मच दैट भरेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है फिलिंग द ब्लैंक है। दिया गया टू गेट पर्पल विद द रेज मीन्स, तो इसमें जो है टू बिकम वेरी एंग्री भरेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा टू बिकम वेरी एंग्री। अगले क्वेश्चन में जो है एंटोनिम्स बताना है एनोमली का। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कन्फर्मेटी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा कन्फर्मेटी। 82 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है ध्वनि तरंगें किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं? ध्वनि तरंगों की चाल जो है ठोस में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन सही होगा, ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? समान त्वरण का जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी एक मुक्त गिरने वाली वस्तु में की गति जो है एक ढलान पर लौटती हुई वस्तु की गति दोनों जो है समान त्वरण में होती है। सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जो है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ए ऑप्शन यहाँ से आपका सही है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक होता है जो रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों का प्रसारित करता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। न्यूरॉन सिस्टम। मनुष्य की तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होती है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का यह वह भाग है जो संपूर्ण शरीर को स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। आगे देखते हैं। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से बना होता है। पहला आपका मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्ज होता है। दूसरे स्थान पर जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र
परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर की सबसे आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों के तंत्रिकाओं को आपूर्ति करता है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो यह जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है सेपरेटिंग फलन का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, सेपरेटिंग फलन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, इस घोल की सांद्रता कितनी होगी? तो जो है 10% होगी घोल की सांद्रता। इसका फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, द्रव्यमान के आधार पर सांद्रता क्या होता है? विलियन में द्रव्यमान जितना होता है अपान जो है विलियन की कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। तो 50/450 प्लस 50 मल्टीप्लाई 100, इसको काट देंगे तो आपका 10% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है एक आकार में, माफ कीजिएगा, यह जो है एक जैविक जैव उर्वरक होता है। ऑप्शन सी है, एक जैविक जैव उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया है, केचुआ के अवशेष यानी मल, उसके कुनून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का केंचुए मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है ना। उपयुक्ता तापमान, नमी युक्त हवा एवं जैविक पदार्थ मिलने पर केंचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पति अवशेष आदि को सड़ाकर जैविक खाद उर्वरक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी केंचुए जो होते हैं खेत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए जो है किसानों का मित्र इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? जवाब हो जाएगा, इसके लिए कंट्रोल प्लस एन दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है? कंट्रोल प्लस एन दबाया जाता है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की का मतलब छोटे या आराम से बनने वाला बटन हो जाता है। एक कीबोर्ड शॉर्टकट के असल में एक, देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। असल में एक की जो है कॉम्बिनेशन है होता है जो एक निश्चित कमांड निष्पादित करता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट दिए गए हैं, देख लेते हैं इसे। जैसे कंट्रोल प्लस ए जो है सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस सी जो है कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ई सेंटर करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक करने के लिए होता है, यानी जो है लिखने में चेंज करने के लिए होता है आपका। आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस एम मूव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी जो है पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस टी वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प के लिए आता है, कंट्रोल प्लस पी आपकी प्रिंट के लिए उपयोग में ले आता है, कंट्रोल प्लस क्यू क्लोज के लिए होता है। ये सारे जो है शॉर्टकट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टॉलस्टॉय ने अपनी समाज के विषय में क्या कहा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्धन के समान होता है। उन्होंने कहा है निर्धन से निर्धन के समान हो। ठीक है ना, निर्धन से निर्धन के समान हो, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ये जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया तथा इसकी 125 फीट की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया। अब कुछ जो है दिवस देख लेते हैं, जैसे 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस है, 17 मई को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि विवेकानंद जी की जयंती पर मनाई जाती है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ दिवस और दे दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। जैसे 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये सब जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, छाया वृष्टि क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, जो है छाया क्षेत्र बन जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश का जो है मथुरा क्षेत्र जो है छायावृत क्षेत्र में आता है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, यानी चारों तरफ से वर्षा निकल जाती है और वहां पर जो है खाली रह जाता है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो का नवीन सदस्य देश जो है स्वीडन है, जो कि 32वां देश मिला है और यह मार्च 2024 में शामिल है। नाटो में कौन सा? स्वीडन शामिल हुआ है। कब? मार्च 2024 में, और इसमें जो है मिला के कुल 32 देश हो गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिवस दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को, राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व यक्ष्मा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 मार्च, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बरौनी में स्थित है। ठीक है ना, और इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान में बस रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में हुई थी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 1917 में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। वाल्मीकि शिक्षा हेतु पटना में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिस कार्मेलिस द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को 2004 में एनआईटी का दर्जा दिया गया था। पटना आईआईटी की स्थापना 2008 में हुई। पटना में एम्स की स्थापना 2012 में हुई। ये सब जो है बिहार से स्पेशल प्रश्न है। आगे देखते हैं, गया में आईआईएम की स्थापना 2015 में हुई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में तथा बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में किया गया था। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? जवाब हो जाएगा शिवहर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये जो है 8 सीमा साझा करती है। झारखंड की यही बात करते हैं तो जो है 8 जिला झारखंड से भी लगती है, जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सब लगते हैं। पश्चिम बंगाल से आपके 3 जिले लगते हैं। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। यही बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला आपका चंपारण तथा सबसे दक्षिणी जिला गया है।
ये जो है इंपॉर्टेंट है। 99 नंबर प्रश्न है, दून घाटी कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा सोमेश्वर शिरडी और रामनगर दून के बीच जो है दून घाटी स्थित है। बी आपका सही विकल्प होगा। 100वां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लक्ष्मण कुंड जो है नहीं उपस्थित है। कहाँ पर? राजगीर में। बिहार के कुछ प्रमुख जलकुंड देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। जैसे ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है। बिहार के सर्वाधिक तापमान वाला 87 डिग्री से अधिक गर्म जलकुंड है। सप्तधारा जलकुंड राजगीर में भी है। इसका दूसरा नाम सतधरवा है। 7 धाराओं के साथ गर्म जलकुंड निकलने के कारण इसका नाम पड़ा था। आगे देखते हैं, सूर्य कुंड आपकी ये भी राजगीर में है। नान कुंड राजगीर में है। गोमू कुंड ये भी राजगीर। मखदूकम कुंड राजगीर में। लक्ष्मण कुंड आपके मुंगेर में है। मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। और जो है सीता कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। भरीर कुंड मुंगेर में, अग्निकुंड गया में। देखिए अग्निकुंड बस गया में, बाकी सब मुंगेर और राजगीर में। तो आप लोग जो है ऑप्शन आपको नहीं पता है तो मुंगेर या राज वो लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, तभी आपको बार बार जो है सेट मिलता रहेगा। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।